गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंट्रीज कैसे होंगी वो करना सीखेंगे। इसमें हमने एक बैलेंस शीट ली है जो कि हमने एज्यूम डेटा के साथ ली है। इतनी अमाउंट जो हमने ली है वो एक्चुअल में बैलेंस शीट में नहीं होती और ना ही ये फॉर्मेट बैलेंस शीट का होता है जो मैंने किया है, क्योंकि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होता है, जबकि मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिया है। ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए चीज़ें। तो यहाँ हमने एक बैलेंस शीट ली है ए लिमिटेड की, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 500 रुपीज़ के हैं। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो कि 200 रुपीज़ की है। सरप्लस है जो 100 रुपीज़ का है जो कि लॉस है। 7% डिवेंचर 100 रुपीज़ के हैं और क्रेडिटर्स जो है 100 रुपीज़ के। टोटल वर्थ हमारे पास कितनी आ रही है 1000 रुपीज़ की। अब यहाँ से इन सोर्सेज से कंपनी ने पैसा जुटाया है, इकट्ठा किया है और उनको किन चीज़ों में फैला दिया है, किन चीज़ों के रूप में बांट दिया है। गुडविल के रूप में, पेटेंट, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स और कैश के रूप में उसको फैला दिया। तो यहाँ हमारे पास गुडविल जो है उसकी वर्थ हमारे पास क्या आ रही है 100 रुपीज़ है। पेटेंट्स 50 रुपीज़, प्लांट 300 रुपीज़, मशीनरी 200 रुपीज़ की है, जबकि इसमें से 100 रुपीज़ की जो मशीनरी है वो स्क्रैप हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। डेटर्स 200 रुपीज़ की है, जिसमें से 100 रुपीज़ की जो डेटर है वो पैसा पे नहीं करेंगे। कैश हमारे पास 150 रुपीज़ है। टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ भी कितनी आ गई 1000 की आ गई। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास जब हम इस बैलेंस शीट को देखते हैं तो इस बैलेंस शीट में को देख के कोई भी इन्वेस्टर जो है पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि जो गुडविल है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब कंपनी लॉस में जा रही है तो गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही पेटेंट की कोई वैल्यू होगी। अब मशीनरी जो है सिर्फ 100 रुपीज़ की सही है हमारे पास, तो ये 100 रुपीज़ की वर्थ की जो मशीनरी है ये भी ख़राब है, और डेटर्स जो है वो भी 100 रुपीज़ के वर्थ के बेकार है, जो पैसा पे नहीं करेंगे। तो एक्चुअल में अगर हमारे पास देखा जाए तो 300 रुपीज़ के प्लांट हैं, 100 रुपीज़ की मशीनरी, 100 के डेटर और 150 का कैश है जो एक्चुअल में हमारे पास है। ये एक हेल्दी बैलेंस शीट में आती है, क्योंकि हमने जो भी बेकार चीज़ें थी वो सारी यहाँ से हटा दी हैं। हमने जो हेल्दी चीज़ें हैं वो बची है उसको हमने बैलेंस शीट में ले ली। अब अगर हमने यहाँ इस साइड से बैलेंस शीट से ये चीज़ें हटा दी हैं तो इस तरफ से भी हमें वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो इस तरफ से भी हमें इस वैल्यू को, जितनी वैल्यू हमने यहाँ से ख़त्म की है इतनी वैल्यू हमें यहाँ से भी कम करनी पड़ेगी। तो ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको भी, डेटर्स को भी, डिवेंचर्स को भी और क्रेडिटर्स को भी, सबको बुलाया जाता है अलग अलग, और बताया जाता है कि कंपनी की जो स्थिति है वो एक्चुअल में कैसी है। कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है कंटिन्यूस, और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, एसेट्स की वर्थ कम हो रही है। तो कंपनी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए या फिर रिकंस्ट्रक्शन करनी। रिकंस्ट्रक्शन में भी कौन सा रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करनी। तो इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि देखिए कंपनी की स्थिति क्या है, ख़राब है, कंपनी लॉस में जा रही है। तो अब हम क्या करें, अगर हम लॉस में जा रही है कंपनी, अगर हम इसको बेचते हैं, लिक्विडेशन में जाते हैं, तो हमारे पास पैसा कितना आता है, सिर्फ 650 रुपये आता है, जिसमें से 100 रुपीज़ जो है वो तो क्रेडिटर्स ले जाएगा, 100 जो है वो डिवेंचर होल्डर ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है, और आपके पास कितना बचेगा ये देख लीजिए। तो वो जो है वो अपना शेयर जो है छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी तरीके से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको भी बुलाया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाया जाता है, देखिए भाई आपकी वर्थ जो है 200 रुपये, ठीक, आप इसमें से कुछ अमाउंट छोड़ दीजिए ताकि हम लिक्विडेशन में ना जाके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लें। तो वो किस चीज़ पे एग्री होते हैं कि चलिए 5% हम आपको प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दे रहे थे, हम आपको अब 6% प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दे देंगे, तो आपको अपना 50 रुपीज़ जो है छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 200 रुपीज़ से वो कितने पे आ गए, 150 रुपीज़ पे आ गए। ऐसे ही जो डिवेंचर होल्डर हैं उनसे भी इसी तरीके से बात की जाएगी कि भी अगर कंपनी जो है लिक्विडेशन में चली जाती है तो आपको लॉस होगा, क्योंकि और भी जो है वो लेने वाले हैं पैसे,
तो आपको आपकी पूरी अमाउंट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये श्योर नहीं है। तो इसलिए उनको भी इस चीज़ पर एग्री कर लिया जाता है कि 7% जो आपको इंटरेस्ट की रेट दी जा रही है वो आप हम 8% दे देंगे, तो आपको अपनी अमाउंट से 30 रुपीज़ छोड़ने पड़ेंगे। यानी 100 रुपीज़ देने थे, आप उसको कितने देने होंगे 70 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ इसने छोड़ दिए। ऐसे ही क्रेडिटर्स जो है उनको भी बुलाया जाता है और उनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप अपनी अमाउंट से कुछ रुपीज़ छोड़ दीजिए। तो यहाँ 20 रुपीज़ जो है क्रेडिटर्स ने भी छोड़ दी हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, जितने रुपए यहाँ हमने छोड़े हैं, घटाए हैं, उतने ही रुपीज़ हमने यहाँ भी रिकवर कर लिए, यानी उतने ही पैसों दोनों तरफ से हमने बैलेंस को क्या कर लिया है, बराबर कर लिया। अब एक सिंपल वे में अगर हम बात करते हैं तो एंट्रीज़ किस प्रकार से करी जाएंगी। वैसे तो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से एंट्रीज होती हैं, बट हम यहाँ देखते हैं कि एंट्री जो है इस बेस पे कैसे होंगी। देखिए यहाँ हमारे पास टोटल अमाउंट इक्विटी शेयर्स की जो है वो कितनी थी 500, जबकि हमने इक्विटी शेयर होल्डर को दिए कितने हैं 250 रुपीज़ रख लिए हैं और बाकी 250 रुपीज़ छोड़ दिए हैं इक्विटी शेयर होल्डर में। तो हमने एंट्री जो फर्स्ट एंट्री की है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू रिकंस्ट्रक्शन। टोटल अमाउंट हमारी कितनी थी 500 रुपीज़ थी, ठीक है। और उसमें से अब हमारे पास बचे कितने हैं 250 रुपीज़ बचे हैं, तो 250 रुपीज़ किस में चले गए, रिकंस्ट्रक्शन में चले गए, यानी फुल्ली पेड उनको 250 रुपीज़ में कर दिया है। सेकंड देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ 5% पे थी 200 रुपीज़ थी, तो 5% प्रेफरेंस शेयर 200 रुपीज़ में हमने किया है 6% प्रेफरेंस शेयर ली हैं 150 रुपीज़ की, तो 6% प्रेफरेंस शेयर 150 रुपीज़ के, तो बाकी अमाउंट किस में चली गई, रिकंस्ट्रक्शन में चली गई। इसी तरीके से हमने और क्या छोड़ा है 7% डिवेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ के थे, अब 8% डिवेंचर्स 70 रुपीज़ के हैं। तो यहाँ हमने किया 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ हमने 100 रुपीज़ किया, 70 रुपीज़ अभी है, 30 रुपीज़ उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे ही जो क्रेडिटर्स थे उसमें भी 100 रुपीज़ की वर्थ थी, जबकि आप उसको कितने पे किए जा रहे हैं, ओनली 80 रुपीज़ पे किए जा रहे हैं। तो यहाँ 20 रुपीज़ उसने छोड़ दिए जो रिकंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे। तो जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जो हैं वो 70 रुपीज़ के थे, 80 लिख दिए मैंने, 70 रुपीज़ के हैं, तो ये 30 रुपीज़ जो है वो किस में चली गई, रिकंस्ट्रक्शन में चली गई 30। तो ये इस तरीके से एंट्री की जाती है। कई बार क्या है इसमें क्वेश्चंस में किसी पर्टिकुलर जो लायबिलिटी है उसको एसेट्स जो है उसके बदले पेड कर दी जाएगी, तो उसको उसी तरीके से लिखेंगे। मान लो सपोज कर दिए कि यहाँ पे अगर डिवेंचर्स जो हमारे थे, डिवेंचर्स के बदले हम अगर कैश दे देते तो किस तरीके से एंट्री करते, डिवेंचर्स किसने हैं 100 रुपीज़ के हैं और कैश हमारे पास 150 रुपीज़ का है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डिवेंचर 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और बाकी जो बची हुई अमाउंट है वो कैश में रहती है, यानी 50 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ उसके बदले दे दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास यहाँ अमाउंट ज़्यादा होती है, मान लीजिए यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उसके बदले में कैश दे दिया जाता है 150 रुपीज़, तो यहाँ 200 रुपीज़ हमारे पास, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक 150 आ जाता है, तो जो 50 रुपीज़ है वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाता, बाकी बैलेंस। तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह की एंट्रीज़ हैं जो, बट यहाँ मेन जो एंट्रीज़ हैं वो इसी तरीके की है कि उसने क्या छोड़ा है, यानी रिकंस्ट्रक्शन में कितनी अमाउंट गई है। तो यहाँ हमने देखिए रिकंस्ट्रक्शन से कितनी अमाउंट जुटाई है। यहाँ 250 रुपीज़ हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन का यहाँ आया है, 50 रुपीज़ रिकंस्ट्रक्शन का यहाँ आया है, 30 रुपीज़ यहाँ आया और 30 रुपीज़ यहाँ आया है। हमारे पास टोटल कितनी बनती है 250 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 30 360 रुपीज़। ये हमने रिकंस्ट्रक्शन से ये अमाउंट हमने जुटाई है। इस पैसे से हम रिकंस्ट्रक्शन की इस अमाउंट से हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी फिटिशियस एसेट साइड में जो भी हमारी फिटिशियस एसेट्स थी या जो भी हमारा स्क्रैप था उसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ जो सरप्लस की अमाउंट है, अगर इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, अगर ये लॉस है तो इसको हम राइट ऑफ करेंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो कैश है
कैश जो है 150 रुपीज़, उसमें से जो है सरप्लस की अमाउंट पेड कर दी है। तो यहाँ जो सरप्लस की अमाउंट पे की है वो 100 रुपीज़ पे की गई है। तो 50 रुपीज़ अभी भी कैश साइड में बचा हुआ है, यानी सरप्लस टू बैंक 150 रुपीज़ का है या 100 रुपीज़ को पे कर दिए, तो बाकी बची हुई अमाउंट जो है वो बैंक में अभी भी बची हुई। तो यहाँ 360 रुपीज़ हमारे पास आते हैं। 360 रुपीज़ को हम किस तरीके से रिकन्स्ट्रक्शन में पे करेंगे। देखिए, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, जो भी हमारे पास पैसा आया है रिकन्स्ट्रक्शन से, उसको कहाँ कहाँ हमने हटाया है। हमने क्या किया है, गुडविल जो हमने यहाँ हटा दी है, 100 रुपीज़ की गुडविल जो बेकार थी उसको हटा दिया है। पेटेंट्स 50 रुपीज़ के हैं, उसको भी हमने राइट ऑफ कर दिया था। यहाँ हमने दोनों चीज़ें लिख दी हैं, 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़। अब देखिए, मशीनरी की जो वर्थ थी, मशीनरी हमारी 100 रुपीज़ से कम हो रही थी, तो 100 रुपीज़ की वर्थ हमने यहाँ क्या किसी लिए मशीनरी से ली है। और डिवेंचर्स में भी 100 रुपीज़ जो हमारे नहीं मिले थे, यानी जो डेटर्स जो थे हमारे, उन्होंने भी 100 रुपीज़ पे नहीं करेंगे आगे, तो इसको भी हमने यहाँ ले लिया। तो टोटल 360 में से हमने इनको राइट ऑफ कर दिया है, जिसमें इस 100 की गुडविल है, 50 की पेटेंट्स है, मशीनरी है, डेटर्स हैं। तो टोटल जो अमाउंट हमारी आ रही है नीचे, ये बैलेंस आ रहा है, वो कैपिटल रिजर्व में आएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि कभी भी ये अमाउंट या तो दोनों बराबर होंगी, यानी या तो 360, यहाँ भी टोटल हम करेंगे तो 360 आएगा, या फिर अगर ये बैलेंस ज़्यादा है तो ये हमेशा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कभी भी ये क्रेडिट साइड जो है, इसका बैलेंस कभी भी रिकन्स्ट्रक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी जो बीमारी है उसको अगर हम एज इट इज़ लेके चलते रहेंगे, जो समस्याएं हैं उनको एज इट इज़ लेके चलते रहेंगे, तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो भी बीमारी है हम इसको यहीं जड़ से ख़त्म कर देंगे, यानी गुडविल, पेटेंट्स, मशीनरी, डेटर्स, जो भी हमारी बेकार चीज़ें थी उनको हमने यहाँ राइट ऑफ कर दिया है। तो ये अमाउंट या तो इसके हमेशा इक्वल रहेगी, या फिर ये अमाउंट हमेशा इससे ज़्यादा रहेगी, तो वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। कभी भी ये जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है डेबिट साइड से ज़्यादा नहीं होता, ये ध्यान रखें। अब हम इसमें न्यू बैलेंस शीट जो बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट अब हम देखेंगे, जो हमने एंट्रीज की हैं उसके बिहाफ पे। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है तो हमेशा एंड रिकन्स्ट्रक्शन लिखा जाता है, ताकि लोगों को पता रहे कि कंपनी ने जो है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन किया है। तो यहाँ लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और लायबिलिटी अमाउंट हमने ले ली है। तो यहाँ हम देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारे पास क्या बचा है, 500 थे, 250 रुपये रिकन्स्ट्रक्शन में चले गए। हमारे पास कितने बचे हैं, सिर्फ 250 रुपये सही बचे हैं, तो हमने लिखा 250 रुपये। 6%, पहले 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, अब 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमारे पास क्या बचा है। यहाँ देखिए, हमारे पास 6% में 150 रुपीज़ बचा है, हमने 150 रुपीज़ लिए। उसके बाद जो हमारे पास रिजर्व कैपिटल है या कैपिटल रिजर्व है, वो कितनी आई थी, 10 रुपीज़ की आई थी, हमने यहाँ 10 रुपीज़ लिख दिया। 8% डिवेंचर्स जो हैं वो हमारी अमाउंट कितनी थी, 8% डिवेंचर्स पे हमने कितनी अमाउंट रखी थी, 70 रुपीज़ रखी थी, इसको हमने एज इट इज़ 70 रुपीज़ ले लिया है। क्रेडिटर्स जो हैं उसकी वैल्यू भी हमने 70 रुपीज़ लेनी थी, वो भी हमने 70 रुपीज़ यहाँ ले ली। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या कितनी आती है, 550। इस तरफ देखिए, प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट हमारे पास कितनी वैल्यू का बचा है, 300 रुपीज़ का है, तो 300 रुपीज़ का हमने एज इट इज़ लिख लिया है। ठीक है, मशीनरी है वो हमारे पास कितनी वैल्यू की थी, मशीनरी हमारे पास 100 रुपीज़ की ही थी, क्योंकि जो बची हुई वैल्यू है वो हमारे पास 100 रुपीज़ की है। 300 का प्लांट था एज इट इज़, मशीनरी सिर्फ 100 रुपीज़ की सही थी, तो ये 100 रुपीज़ की ले ली। डेटर्स जो है वो भी हमारे पास 100 रुपीज़ के थे, वो ले लिए। और कैश 150 में से 100 रुपीज़ हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ करने के लिए, नहीं सरप्लस को रिकवर कर दिया। बची हुई अमाउंट हमारी कितनी है, 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ को हमने यहाँ कैश में शो कर दिया। तो ये हमारे अमाउंट जो है दोनों तरफ बैलेंस शीट जो है वो बराबर हो जाती है। तो ये इस तरीके से जो है कोई भी अगर एज्यूम डेटा के साथ क्वेश्चन आता है तो आपने अपनी तरफ से एक बैलेंस शीट बनानी है, और उसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो किस तरीके की है, उसको हेल्दी कैसे बनाएं, उसमें किस तरीके से जो है वो पैसा हमने लाना है, दोनों तरफ से देखते हुए कि जो बेकार की चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर देना है और जो हेल्दी चीज़ें हैं उससे हमने बैलेंस शीट बनानी है।
तो इस तरीके से आगे हम क्वेश्चन करेंगे।